पीयूष बेटा, तेरे पिता तुझे बहुत याद कर रहे हैं। अंतिम समय में तुझे देखना चाहते हैं। एक बार आजा बेटा। दमयंती जी ने करुणा विगलित स्वर में अपने इकलौते चिराग पीयूष से प्रार्थना कर रही थी। माँ, कोशिश कर रहा हूँ। कंपनी में छुट्टी पहले से ही लेनी पड़ती है, ऐसे अचानक ही नहीं ले सकता। इतनी दूर विदेश में हूँ, आने जाने सब की व्यवस्था में समय लगता है। माँ, पापा को देश के बेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवा तो दिया है, बेस्ट डॉक्टर्स दिन रात लगे हैं। मैं आकर क्या करूँगा? मुझे तो खुद अपने लिए समय नहीं मिल पाता। आप लोगों की यही तो ख्वाहिश थी कि उनका बेटा विदेश जाए, समाज में इज्जत बढ़ाए। इन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने में मैंने अपनी ख्वाहिशों का गला घोट दिया। और कोई भी बेस्ट सुविधा चाहिए तो बता दीजिए, पीयूष ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। और दमयंती जी के जहन में वो अबोध नन्हा पीयूष कौंध रहा था, जो फूट फूट कर रो रहा था। माँ, मैं हॉस्टल नहीं जाऊँगा, मुझे नहीं पढ़ना बाहर जाकर। वहाँ मुझे खाना कौन खिलाएगा? अभी तो मुझे अपने जूते की लेस बांधनी भी नहीं आती। माँ, मुझे आपके पास रहना है। नन्हा पीयूष बिलख रहा था। दमयंती जी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। पीयूष अभी 6th स्टैंडर्ड में गया था, लेकिन दमयंती जी के लिए वो बहुत बड़ा हो गया था। 6th क्लास फ्यूचर डिसाइडिंग क्लास होती है। उनकी सोसाइटी में भी सभी बच्चे बाहर हॉस्टल चले गए हैं। उन्हें भी इतने काम रहते हैं। आए दिन पीयूष के स्कूल में होने वाले मीटिंग्स और दुनिया भर की गतिविधियों में बेटे के साथ जुड़ने के लिए उनके पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता। जब देखो तब उनके और सोमेश के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर तनातनी होती रहती थी। सोमेश को अपना ऑफिस और अपना काम, अपना पैसा सबसे महत्वपूर्ण लगता था, और दमयंती जी के समाज सुधार के कार्य बेकार और समय बर्बाद करने वाले लगते थे। आप कुछ कहते क्यों नहीं? पीयूष को समझाए, अब बड़ा हो गया है। घर से बाहर जाकर ही उसका व्यक्तित्व का निर्माण संभव है। माधवी जी का बेटा सुयश 4 सालों से आर्मी स्कूल में हॉस्टल में पढ़ रहा है, अलग ही दिखता है। माधुरी जी बड़ा दंभ करती हैं उसे लेकर। अब मैं क्या बोलूँ? तुम्हें जब मेरी कोई बात सुननी ही नहीं, तो ये तो अभी बहुत छोटा है, ये क्या समझेगा? तुम क्यों नहीं समझ जाती हो कि अभी इसे बाहर नहीं भेजना चाहिए? थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा, तब भेज देंगे। सोमेश के कहते ही दमयंती का स्वर तेज हो गया। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है कह के आपने ही इसका दिमाग चढ़ा दिया है। अरे, जब एक दिन बाहर जाना ही है तो अभी से आदत डालने में क्या हर्ज है? यहाँ घर पर ही रहता है तो भी आपके पास तो समय नहीं रहता उसके लिए। मुझे ही उसके साथ लगे रहना पड़ता है। वहाँ हॉस्टल में उसकी ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, बस, टिफ़िन तैयार करने, बीमारी में देखभाल, इन सब की चिंता से मैं दूर हो जाऊँगी। हाँ, दूर होकर क्या करोगी? वही समाज सुधार के चोचले दिखावटी सुधार है। सब तुम्हारा बाहर घूमने फिरने और घर की जिम्मेदारियों से बचे रहने का ढोंग है। अभी तुम्हारे करने से क्या कर पा रहा है? इतनी छोटी 5वीं कक्षा में क्या मार्क्स आए हैं इसके? मुझे तो शर्म आती है इसे अपना बेटा कहते हुए। बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट सुविधाएं, सब कुछ तो कर रहा हूँ। बेस्ट पापा हूँ मैं। नौकरी क्या होती है, कैसे मिलती है, पैसे का महत्व समझ में नहीं आ रहा है इसे। मेरे साथ के सभी सहकर्मियों के बच्चे विदेशों में सेटल्ड हैं। मेरे बेटे को देख लो, दब्बू कहीं का, माँ के आंचल से बाहर ही नहीं निकलता। मेरी इज्जत डुबोएगा एक दिन। एक ही तो है, और किससे क्या उम्मीद रखूं? सोमेश जी उत्तेजित ऊंची होती हुई आवाज़ के बीच ही, माँ, मैं हॉस्टल जा रहा हूँ, सारा सामान मैंने बांध लिया है। और हाँ पिताजी, अब आप लोगों को मेरी वजह से समाज परिवार में किसी भी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ेगा, कहता नन्हा पीयूष अचानक बड़ा हो गया था। उस दिन वो घर छोड़कर जो हॉस्टल गया तो फिर पलट के नहीं देखा, जैसे निर्मोही सा हो गया था। घर आना ही नहीं चाहता था। माँ पिताजी भी उसे हॉस्टल में रख कर कोचिंग करते देखना चाहते थे। पीयूष भी बढ़ता ही गया और अनजाने ही माँ पिता से दूर होता गया। पिता की इच्छा अनुरूप न्यूयॉर्क चला गया, वहीं सेटल हो गया। सच है, जब उसे माँ की ममता और पिता के स्नेह की छाँव की जरूरत थी, तब हमने उसे अपने से दूर कर दिया था। आज हमें पुत्र के स्नेहिल सानिध्य की जरूरत है तो वो हमसे दूर हो गया है। हमने तो खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। पुत्र को याद करती हुई व्यथित सी दमयंती जी सोमेश के पास बैठी हुई थी। अरे वाह, बेटा हो तो आपके पीयूष जैसा। कितना ख्याल रखता है माँ पिता का। बेचारा खुद नहीं आ पाया तो क्या हुआ, देश का बेस्ट डॉक्टर, नर्सिंग होम और बेस्ट सुविधाएं उपलब्ध करवाई है उसने। सोसाइटी के अशोक जी और सुमिता ने सोमेश के बेड के पास बैठते हुए जोर से दमयंती जी से कहा, तो दमयंती और सोमेश एक दूसरे की ओर नज़र उठाकर देखने का साहस नहीं संजो पाए। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताज़ा जामुन बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली
बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों न बुढ़िया से ही खरीद लूँ। उन्होंने बुढ़िया से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 40 रुपये किलो। शर्मा जी बोले, माई 30 रुपये दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 35 रुपये दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूँगी। शर्मा जी बोले, 30 रुपये लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने 9 में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े राम आश्रय फ्रूट भंडार। वहाँ पर जाकर जामुन का भाव पूछा तो वह बोला 50 रुपये किलो है। बाबूजी कितने दूँ? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करके अपना समय बर्बाद न करें। शर्मा जी को उसका यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ लिया। सोचते सोचते वो बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 35 रुपये से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी ने मुस्कुरा कर कहा, माई 1 नहीं 2 किलो दो, भाव की चिंता मत करो। अब बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब कितना बिकता था। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है, किसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआंसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपये के नोट बुढ़िया को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा। कल मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थरी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे जाते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देते हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बुढ़िया को 500 रुपये देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में यह किस्सा बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देते नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्मल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, आपकी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज़्यादा संतोष मिलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा।